72,000 से ज्यादा लोग, इनमें से 30% सिर्फ बच्चे हैं और दुनिया अभी भी बहस कर रही है। ये गजा है और आज हम बात करेंगे उस पूरी कहानी की जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी और 2026 में भी खत्म नहीं हुई। ये कहानी शुरू नहीं होती 1948 से, ये शुरू नहीं होती 1917 से, ये शुरू होती है एक नबी से जिनका नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम था, और उस जमीन से जिसे दुनिया फिलिस्तीन कहती है और हम कहते हैं जमीन अंबिया, प्रॉफिट्स की जमीन। जब हम फिलिस्तीन की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे की बात नहीं कर रहे। ये वही जमीन है जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घर था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो दुनिया के 3 बड़े मजहबों के बड़े नबी हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, तीनों उन्हें अपना नबी मानते हैं। वो फिलिस्तीन के हेब्रोन शहर में रहते थे, वो जगह जो आज उनके नाम पर अल खलील कहलाती है। वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्होंने मक्का में काबा की बुनियाद रखी, जिन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का अज़म किया, जिन्होंने जमजम का कुआं छोड़ा, जिनकी जिंदगी के इम्तिहान कुरान में बार बार बयान हुए हैं। उनका घर फिलिस्तीन था। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ज़मीन पर पहला मस्जिद कौन सा बना? उन्होंने फरमाया, मस्जिद अल हराम। फिर पूछा, उसके बाद? फरमाया, मस्जिद अल अक्सा। दोनों के बीच कितना वक्त था? फरमाया, 40 साल। यानी मस्जिद अल अक्सा और काबा दोनों का सिलसिला एक ही है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम इसी जमीन पर बड़े हुए। उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता था, इन्होंने भी फिलिस्तीन में जिंदगी गुजारी। और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनकी पूरी कहानी कुरान की सूरह यूसुफ में है, वो भी इसी खानदान से थे। फिर आए दाऊद अलैहिस्सलाम। कुरान में उन्हें नबी भी कहा गया और बादशाह भी। उन्होंने जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाया। ज़बूर उन पर नाजिल हुआ। वो नबी भी थे और हाकिम भी। फिर उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्हें सोलोमन कहते हैं, जो अपने वक्त के सबसे बड़े बादशाह थे, जिनके कब्जे में इंसान भी थे, जिन्न भी, परिंदे भी। उन्होंने जेरूसलम में एक अजीम इबादतगाह बनवाई। यहूदी इसे कहते हैं हैकल सुलेमान, सोलोमन्स टेम्पल। हम कहते हैं बैत अल मक़दिस। और आज मस्जिद अल अक्सा वहीं खड़ी है, उसी मुक़द्दस ज़मीन पर, उस हैकल की जो एक दीवार आज भी बाकी है। यहूदी उसे कहते हैं वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल। वो वहाँ जाते हैं, रोते हैं, अपनी दुआएं करते हैं। उनका अक़ीदा है कि वो अपनी सबसे मुक़द्दस जगह के सबसे करीब हैं, जहाँ जाने की उन्हें इजाज़त है। फिर इसी ज़मीन पर आए मूसा अलैहिस्सलाम। इसी ज़मीन की तरफ उनकी कौम ने सफ़र किया। इसी ज़मीन पर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बैतलहम में। इसी ज़मीन पर उन्होंने कलाम दिया। इसी ज़मीन पर उन्हें सलीब पर चढ़ाने की कोशिश की गई। फिलिस्तीन में इब्राहीम, लूत, इसहाक, याकूब, यूसुफ, दाऊद, सुलेमान, मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम सब ने अपनी ज़िंदगियां गुजारी। ये अंबिया की ज़मीन है। और फिर आया वो लम्हा जिसने इस ज़मीन को हमेशा के लिए मुक़द्दस बना दिया, इसरा वल मिराज। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सुब्हान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सल लज़ी बारकना हौला। वो पाक ज़ात है जिसने अपने बंदे को एक रात मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा ले गया, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अल अक्सा में तशरीफ़ लाए। वहाँ तमाम अंबिया की इक़्तिदा में नमाज पढ़ी। फिर आसमान की तरफ सफ़र किया और इस्लाम के पहले 14 सालों में मुसलमान मस्जिद अल अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। ये इस्लाम का पहला क़िबला था। तो ये ज़मीन समझो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घर, दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जेरूसलम, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा वल मिराज, इस्लाम का पहला क़िबला, तीनों मजहबों के अंबिया की ज़मीन। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा हो सकता है क्या? अब यहां रुको, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है।
ये मसला इतना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि इस एक जमीन पर तीनों बड़े मजहब अपना हक समझते हैं और तीनों का हक सिर्फ राजनीतिक नहीं, अकीदाती है। यहूदियों का अकीदा, तोराह में अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा किया, तुम्हारी नस्लों को ये जमीन दूंगा। यहूदी इस जमीन को कहते हैं एरेट्ज इज़राइल, प्रॉमिस्ड लैंड, वादे वाली जमीन। उनका मानना है ये उनका हक है खुदा की तरफ से हजारों साल से। और सुलेमान अलैहिस्सलाम का हैकल जो इस जमीन पर था, वो उनके लिए सिर्फ एक इमारत नहीं, उनके रब का घर था। और यहूदियों का एक और अकीदा, उनका मसीहा मशीयाज अभी आया नहीं, वो आएगा और वो जेरूसलम में आएगा, वो वहां से दुनिया में इंसाफ लाएगा। इसीलिए यहूदियों के लिए जेरूसलम सिर्फ एक शहर नहीं, वो अपने मसीहा के इंतजार की जगह है। हजारों साल से वो वहां जाते हैं, रोते हैं और कहते हैं मशीयाज आएगा। ईसाइयों का अकीदा, यही वो जगह है जहां ईसा अलैहिस्सलाम ने कलाम दिया। यहां उन्हें अरेस्ट किया गया, यहां सलीब पर चढ़ाने की कोशिश की गई। ईसाइयों का मानना है वो यहां से उठाए गए, यहां से गए और यहां वापस आएंगे। ये उनकी अकीदत का सबसे बड़ा मरकज है। मुसलमानों का अकीदा, यहां तमाम अंबिया थे। मस्जिद अल-अक्सा इस्लाम की तीसरी सबसे मुकद्दस जगह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाए और आखिरी जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, इमाम महदी, ये सब इस जमीन से जोड़ा जाता है। एक ही जमीन, तीन मजहबों की सबसे गहरी अकीदत, और यही इस पूरी कहानी की जड़ है। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर। सालों तक फिलिस्तीन ऑटोमन सल्तनत के कंट्रोल में था। लगभग 400 साल यहाँ मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदी तीनों साथ रहते थे। कोई बड़ी जंग नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं। लोग अपनी अपनी इबादत गाहों में जाते थे। मस्जिद अल अक्सा में भी, वेस्टर्न वॉल पर भी, चर्च ऑफ होली सेपल्कर में भी। फिर आया वर्ल्ड वॉर 1940। ऑटोमन सल्तनत जर्मनी की तरफ से थी। ब्रिटेन को अरब लोगों की जरूरत थी ऑटोमन सल्तनत के खिलाफ लड़ने के लिए। तो 1915-16 में ब्रिटिश हाई कमिश्नर हेनरी मैकमोहन ने अरब लीडर शरीफ हुसैन से खतो किताबत की। वादा था जंग के बाद अरबों को आजाद मुल्क मिलेगा, पूरा अरब वर्ल्ड उनका होगा। अरबों ने माना, लड़े, अपनी जान दी, ऑटोमन सल्तनत के खिलाफ अपने ही मुसलमान भाइयों से लड़े, ब्रिटेन के लिए। लेकिन पीछे से 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर एक सीक्रेट डील की, साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट। एक ब्रिटिश डिप्लोमेट मार्क साइक्स और एक फ्रेंच डिप्लोमेट फ्रैंकोइस पिकोट ने नक्शा निकाला और पूरे मिडिल ईस्ट को अपने बीच बांट लिया। एक लकीर खींची और कहा, ये मेरा। अरबों को कुछ नहीं बताया गया, मतलब अरबों से वादा किया और पीठ में छुरा मारा। और फिर एक और धोखा। 2 नवंबर 1917 ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक खत लिखा यहूदी लीडर लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को। उस खत में था, ब्रिटिश सरकार यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक नेशनल होम की हिमायत करती है। ये बाल्फोर डिक्लेरेशन था। एक तरफ अरबों से वादा, तुम्हें जमीन मिलेगी, दूसरी तरफ यहूदियों से वादा, तुम्हें फिलिस्तीन मिलेगा। एक ही जमीन, दो विरोधाभासी वादे। जैसे किसी ने कहा, एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र को तीसरे राष्ट्र का मुल्क दे दिया। यह दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा राजनयिक धोखा था। 1922 से 1947 तक यूरोप से बड़ी तादाद में यहूदी फिलिस्तीन आने लगे, खासकर 30s के दशक में, जब नाज़ी जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार शुरू हुआ। ये वही वक्त था जब हिटलर सत्ता में आया। यहूदियों के लिए यूरोप में रहना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा था। अब यहाँ रुको, ये समझना जरूरी है। यहूदी यूरोप में सच्चा जुल्म सह रहे थे। हॉलोकॉस्ट में 60 लाख यहूदी मारे गए। 60 लाख। ये इंसानियत के सबसे बड़े जर्राइम में से एक था। उन्हें एक जगह चाहिए थी, सेफ जगह। उनका दर्द बिल्कुल रियल था, लेकिन सवाल यह था, जमीन कहां से आएगी? और ब्रिटेन का जवाब था, फिलिस्तीन से। बिना फिलिस्तीनियों से पूछे, बिना उनकी मर्जी के। फिलिस्तीनियों ने रजिस्ट किया। 1936 से 1939 तक अरबों ने ब्रिटिश के खिलाफ बड़ा उपलब्ध किया, अरब रिवोल्ट। ब्रिटेन ने उस उपलब्ध को कुचल दिया और यहूदी इमिग्रेशन जारी रही। 1947 तक ब्रिटेन थक चुका था। फिलिस्तीन मैनेज करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। उसने कहा, हम ये मसला यूएन पे डाल रहे हैं और निकल रहे हैं। यूएन ने एक पार्टीशन प्लान दिया।
56% जमीन यहूदियों को, जो उस वक्त सिर्फ 33% पॉपुलेशन थे, 44% जमीन अरबों को, जो 67% पॉपुलेशन थे, फिलिस्तीनियों ने मना कर दिया। ये इंसाफ नहीं था। बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यक जमीन, इसलिए सिर्फ क्योंकि ब्रिटेन ने हजारों किलोमीटर दूर बैठ के वादा कर दिया था, लेकिन कोई नहीं सुना। 14 मई 1948 ब्रिटिश मैंडेट खत्म हुआ और उसी रात इसराइल ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। उसी रात मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान सब ने मिलकर इसराइल पर हमला किया। अरब मुल्कों का कहना था, ये नक्शा हम नहीं मानते, ये फिलिस्तीनियों का हक है। लेकिन इसराइल जीत गया और उस जंग में तकरीबन 7.5 लाख फिलिस्तीनी अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। ये फिलिस्तीन की 80% अरब आबादी थी। पूरी कौम एक रात में बेघर हो गई। ये लोग सोचते थे कल वापस आ जाएंगे। अपना घर लॉक करके गए, खाने की चीजें छोड़ी, कपड़े छोड़े, बच्चे की तस्वीरें छोड़ी, जमीन के कागज साथ ले गए, ये सोच के वापसी पर काम आएंगे। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। और जो यहूदी आर्म्ड ग्रुप्स थे, हगाना, इरगुन, ब्रिटेन ने खुद उन्हें ट्रेन किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। मतलब ब्रिटेन ने पहले अरबों से वादा किया, फिर उनके दुश्मनों को ट्रेन किया, फिर चला गया। 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी गांव तबाह कर दिए गए, मिटा दिए गए। आज वहां इसराइली शहर हैं जिन्हें उस वक्त के नामों से कोई नहीं जानता। इस दिन को फिलिस्तीनी कहते हैं नकबा, यानी तबाही। और फिलिस्तीनियों के लिए नकबा कोई ऐतिहासिक घटना नहीं, ये एक जारी प्रक्रिया है जो आज भी चल रही है। नकबा के बाद 7.5 लाख लोग न इधर के रहे न उधर के। इजिप्ट ने उन्हें अपना सिटीजन नहीं माना, इसराइल ने वापस जाने नहीं दिया। वो रेफ्यूजी कैंप्स में आ गए, गजा में, वेस्ट बैंक में, लेबनान में और जॉर्डन में। और ये कैंप्स आज भी है। सोच कर देखो एक बार, तुम्हारे दादा कैंप में पैदा हुए, तुम्हारे पापा कैंप में पैदा हुए, तुम भी कैंप में पैदा हुए, और तुम जानते हो कि तुम्हारा असली घर सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है, जो तुम कभी नहीं देख सकते। ये गजा की 3 जनरेशन की कहानी है। अब एक बार पीछे जाते हैं, एक ऐसा वक्त जो याद रखना जरूरी है। 1099 में क्रूसेडर्स, क्रिश्चियन यूरोप की फौजों ने जेरूसलम पर कब्जा किया। यह क्रूसेड्स का दौर था। यूरोपीय क्रिश्चियन रूलरों ने तय किया कि जेरूसलम उनका होना चाहिए। उन्होंने आकर कत्लेआम किया, मुसलमानों और यहूदियों दोनों को। खून से शहर भर दिया। 88 साल तक जेरूसलम उनके हाथ में रहा। फिर 1187 में आया एक आदमी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक कुर्द मुसलमान जनरल। उन्होंने अपनी फौज तैयार की, हित्तीन की जंग में क्रूसेडर फौज को हराया और जेरूसलम की तरफ बढ़े। 2 अक्टूबर 1187 जेरूसलम फतह हुआ। लेकिन यह फतह एक अलग किस्म की फतह थी। कोई कत्लेआम नहीं, कोई बदला नहीं। क्रिश्चियनों को सेफ पैसेज दिया, जो जाना चाहें जाएं, जो रहना चाहें रहने दिया। यहूदियों को क्रूसेडर्स ने निकाल दिया था, मैं वापस लाया। वेस्टर्न वॉल पर जाने की इजाजत दी। दुनिया हैरान रह गई। पूछा गया, ये क्या हो रहा है? तुम जीते हो, इंतकाम लो। सलाहुद्दीन ने कहा, यह जमीन खून से नहीं, अदल से ली जाती है। आज 2026 में गजा के मलबे में वो अदल कहीं नजर नहीं आता। 1948 के बाद ये एक ऐसी दुनिया थी जहां बार बार जंगें आती रहीं। 1956 सुएज क्राइसिस, इसराइल ने मिस्र पर हमला किया। सुएज नहर के मसले पर ब्रिटेन और फ्रांस उसके साथ खड़े थे। अमेरिका ने प्रेशर दिया, सबको पीछे हटना पड़ा। लेकिन फिलिस्तीनियों का मसला वहां का वहां रहा। 1967 सिक्स डे वॉर, ये वो जंग थी जिसने फिलिस्तीन की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। इसराइल ने सिर्फ 6 दिन में वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, गजा स्ट्रिप, सिनाई प्रायद्वीप और गोलान हाइट्स सब पर कब्जा कर लिया। अब वो 22% जमीन भी चली गई जो फिलिस्तीनियों के पास बची थी। पूरा जेरूसलम, मस्जिद अल अक्सा सहित इसराइली कंट्रोल में आ गया। 1973 योम किप्पुर वॉर, मिस्र और सीरिया ने सरप्राइज अटैक किया 1967 की जमीन वापस लेने के लिए। शुरू में अरब फौज आगे बढ़ी, इसराइल को पहली बार ऐसी टक्कर मिली। लेकिन अमेरिका ने आकर इसराइल को हथियार और मदद दी। जंग रुक गई। मिस्र ने बाद में कैंप डेविड में पीस किया और सिनाई वापस लिया। लेकिन फिलिस्तीनियों का कुछ नहीं बना। 1982
लेबनान। इजराइल ने लेबनान पर बड़ा हमला किया, पीएलओ को खत्म करने के लिए। सबरा और शातिला रिफ्यूजी कैंप्स में लेबनानी क्रिश्चियन मिलिशियाज ने इजरायली फौज की मौजूदगी में हजारों फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया। दुनिया ने देखा और खामोश रही। 1987 पहली इंतिफादा। फिलिस्तीनियों ने पत्थर उठाए टैंकों के सामने, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं था। 9 साल तक चली। इंतिफादा का मतलब है उपलब्ध यानी बगावत। 2000 दूसरी इंतिफादा, फिर बगावत। इस बार ज्यादा खून, सुसाइड बमिंग्स भी हुए और इजरायली मिलिट्री रिस्पॉन्स भी काफी बड़ा था। 2006 मेकअप इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, फिर हजारों सिविलियन मारे गए। 2008, 2012, 2014, 2021 गजा वॉर्स। बार बार एक ही पैटर्न। इजराइल बमबारी करता, घर गिरते, बच्चे मरते, फिर सीज फायर, फिर वही ब्लॉकेड, वही भूख, वही अंधेरा। फिर दुनिया एक नया टॉपिक ढूंढ लेती। गजा सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर, वॉशिंगटन डीसी के साइज का एक टुकड़ा, उसमें 23 लाख से ज्यादा लोग, दुनिया की सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जगह। 2007 में हमास ने गजा का कंट्रोल लिया डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बाद, और इजराइल ने कंप्लीट ब्लॉकेड लगा दिया। ना पूरा खाना, ना पूरी दवाई, ना पेट्रोल, ना कंस्ट्रक्शन मटेरियल। हर चीज की लिस्ट बनती थी। इजराइल तय करता क्या अंदर जाएगा क्या नहीं। बिजली सिर्फ 4 से 6 घंटे दिन में, पानी पीने लायक नहीं, 97% ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड, हॉस्पिटल्स जनरेटर पर। गजा के लोग इन हालात में पल रहे थे 16 साल से। एक पूरी जनरेशन ने कभी आजाद गजा नहीं देखा। यही वो हालात है जिसमें 7 अक्टूबर हुआ। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पर बड़ा अटैक किया। पैराग्लाइडर्स से फेंस तोड़ी, किब्बुत्स पर हमला किया, म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया। 1200 इजरायली मारे गए, जिनमें सिविलियन भी थे। 250 लोगों को किडनैप करके गजा ले जाया गया। ये बहुत बड़ा और बहुत बुरा दिन था। जो सिविलियन मारे उनका कोई कसूर नहीं था, जो बच्चे किडनैप हुए उनका कोई कसूर नहीं था। इजराइल ने पूरी ताकत से जवाब दिया, और इस जवाब के पीछे थे बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के सबसे ज्यादा टाइम तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले लीडर। 1996 से पॉलिटिक्स में, 2022 से दोबारा सत्ता में। उनकी आइडियोलॉजी साफ है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। गजा हमेशा इजरायली कंट्रोल में रहेगा। वेस्ट बैंक में यहूदी सेटलमेंट्स बढ़ती रहेंगी। कोई इंडिपेंडेंट फिलिस्तीनी स्टेट नहीं होगी। उनके कैबिनेट में एक्सट्रीम राइट विंग मिनिस्टर्स हैं जो पब्लिकली कहते हैं गजा की पूरी आबादी निकाल दो, वहां से सब खत्म कर दो। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नवंबर 2024 में नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। वो पहले सिटिंग इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं जिन पर यह वारंट आया। जो हुआ 7 अक्टूबर के बाद हिस्ट्री ने नहीं देखा था। गजा का 85% यानी 20 लाख से ज्यादा लोग भी अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। हॉस्पिटल्स पर बम, स्कूल्स पर बम, मस्जिदों पर बम, चर्चों पर बम, यूएन के रिफ्यूजी कैंप्स पर बम, एम्बुलेंसेस पर बम, जर्नलिस्ट्स पर बम। 500 से ज्यादा जर्नलिस्ट मारे गए। ये किसी भी रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट डेथ्स थी। मार्च 2025 तक गजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की नामों की लिस्ट पब्लिश की, जिसमें पहले 350 पेज सिर्फ 16 साल से कम बच्चे थे। एक बार फिर पढ़ो, पहले 350 पेज सिर्फ 16 साल से कम बच्चे थे। भूख आई। अगस्त 2025 में ऑफिशियली फैमिन घोषित की गई गजा सिटी में 463 से ज्यादा लोग भूख से मारे, जिनमें 157 बच्चे थे। लोग फूड एड लेने जाते और वहां भी इजरायली फायर होती। मई से अगस्त 2025 के बीच यूएन के मुताबिक 1857 फिलिस्तीनी खाना लेने जाते हुए मारे गए। पानी काट दिया गया, बिजली काट दी गई, फ्यूल नहीं, जनरेटर बंद। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स पर पड़े नौजवान बच्चे एक एक करके मर गए। UNRWA, जो यूएन की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी थी गजा में, इजराइल ने उसके इंटरनेशनल स्टाफ को वीजा देना बंद कर दिया। 37 ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया। जो खाना दे रहे थे, दवाई दे रहे थे, स्कूल चला रहे थे, सब रोक दिए गए। और जनवरी 2026 में एक 3 महीने का बच्चा, सिर्फ 3 महीने का, गजा में सर्दी से मर गया, हाइपोथर्मिया, क्योंकि टेंट था उनके पास, घर नहीं। गजा की एक बॉर्डर इजराइल से लगती है, दूसरी राफा क्रॉसिंग
मिस्र से जुड़ी हुई है। जब बमबारी हो रही थी, लोग सोचते थे कि कम से कम यहां से निकल जाएं, लेकिन ये बॉर्डर ज्यादातर समय बंद रही। मिस्र का कहना था कि अगर लोग बाहर निकल गए तो ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। पैलेस्टीनियंस अपने ही वतन से हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। एक तरफ बॉम्ब्स थे, दूसरी तरफ बंद दरवाजा। लाखों लोग अंदर ही फंस गए। ये सिर्फ जियोग्राफी नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन थी। सीज फायर की अनाउंसमेंट्स हुई, लेकिन ग्राउंड पर वायलेंस पूरी तरह नहीं रुका। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हुए। गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। 60% से ज्यादा बिल्डिंग्स या तो गिर चुकी हैं या रहने लायक नहीं बची हैं। इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर बढ़ा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ऑक्यूपेशन इल्लीगल है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अकाउंटेबिलिटी की बात की। कई देशों ने पैलेस्टाइन को एक स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी पूरी तरह नहीं बदला। न जमीन वापस मिली, न लोग अपने घर लौट पाए, न सिस्टम प्रॉपरली रीबिल्ड हो सका। और सबसे सेंसिटिव पॉइंट है अल-अक्सा मॉस्क। ये एक ऐसा मुकाम है जो तीनों एब्राहमिक रिलीजन्स के लिए बेहद अहम है। आज भी ये टेंशन का सेंटर बना हुआ है। यहां एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है और कंट्रोल को लेकर लगातार विवाद बना रहता है। तो ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स और ह्यूमन कॉस्ट की कहानी है। लीडर्स आते हैं, डिसीजंस लेते हैं, लेकिन उनके फैसलों का बोझ आम लोग उठाते हैं, चाहे वो गाजा का बच्चा हो या इजराइल का सिविलियन। खून हमेशा इंसान का ही बहता है। अगर दुनिया सच में जस्टिस चाहती है तो अकाउंटेबिलिटी हर तरफ होनी चाहिए। सिलेक्टिव जस्टिस जस्टिस नहीं होती। फ्री पैलेस्टाइन, कमेंट फ्री पैलेस्टाइन। अगर ये वीडियो आपको कुछ फील कराए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी सच्ची कहानियां और लोगों तक पहुंच सके।